नमस्कार दोस्तों। जो गुजरात लॉबी हर राज्य में एक सीएम के पीछे दो डिप्टी सीएम लगा देती है, अब उस गुजरात लॉबी के बगल में एक डिप्टी प्रधानमंत्री बिठाने की योजना चर्चा में है। मोदी को पहली बार संघ के दफ्तर जाना पड़ा। मोदी नागपुर में माथा टेक कर लौट चुके हैं। तो आखिर क्या हुआ नागपुर में, आइए जानते हैं। दोस्तों, जो प्रधानमंत्री संघ के दफ्तर जाता है वो निपट जाता है। अब इस डर के बीच 2013 के बाद 12 सालों में पहली बार नरेंद्र मोदी संघ के दफ्तर जाने की हिम्मत जुटा पाए और संघ के दफ्तर से जैसे ही लौटे वैसे ही ईद वाले दिन वक्फ बिल पेश करने की तारीख की घोषणा कर दी। यानी दोस्तों, अब 2 अप्रैल को वक्फ बिल संसद में लाया जाएगा। अभी तक नीतीश कुमार और नायडू का साथ छोड़ने के डर से वक्फ बिल का क्या करना है, मोदी इस पर फैसला नहीं ले पा रहे थे। लेकिन आरएसएस दफ्तर में माथा टेकने के बाद मोदी ने बिल पेश करने का फैसला कर लिया है। अब नीतीश और नायडू दोनों को यह तय करना है कि वो मोदी के चक्कर में मुस्लिम वोट से हाथ धो लें, अपनी सियासत खत्म कर लें या मोदी का साथ दे दें। नीतीश कुमार और नायडू के पास केवल अब 24 घंटों का ही वक्त बचा है। दोस्तों, नीतीश मोदी का साथ देते हैं तो बिहार में नीतीश की सियासत का खेल लगभग खत्म हो जाएगा। कैसे होगा वो आपको मालूम ही है दोस्तों, कि कट्टर हिंदू वोट बीजेपी के साथ जाएगा। जिस हाल में नीतीश कुमार हैं, उनका साथ उनकी ही जाति का पढ़ा लिखा वोटर नहीं देगा। मुसलमान नीतीश कुमार के साथ जाएंगे नहीं। तो नीतीश को यह तय करना होगा कि मोदी की बैसाखी बनकर के मोदी की सत्ता बचानी है या फिर बिहार में अपनी सत्ता बचानी है। नीतीश भागने ना पाए, इसके लिए मोदी जब संघ के दफ्तर में माथा टेक रहे थे तो अमित शाह बिहार में नीतीश कुमार को लॉलीपॉप दे रहे थे और कह रहे थे कि अगला चुनाव नीतीश की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा। नीतीश का सारा वोट छीनकर भाजपा उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना चाहती है। जो नीतीश शाह की उसी सभा में महिला का हाथ पकड़ ले रहे थे, उसको गलत तरीके से छू रहे थे, जो नीतीश कुमार अपने होश में ही नहीं है, जो नीतीश कुमार बीमार हैं, उन नीतीश कुमार को जब जनता खुद अपना चेहरा नहीं मानती है, तब भाजपा उनको चुनावी चेहरा घोषित कर रही है। खेल बहुत बड़ा है, इसको समझना पड़ेगा दोस्तों। देखिए, भाजपा को मालूम है कि बिहार में नीतीश कुमार की राजनीतिक कहानी जो है वो खत्म है। चेहरा घोषित करके दिल्ली में समर्थन भी मिलता रहेगा और समर्थन देने की सूरत में नीतीश कुमार का मुस्लिम वोट तो भाग ही जाएगा। उनकी मानसिक हालत देखकर समझदार हिंदू भी उनको वोट नहीं देने वाला है। यानी नीतीश कुमार को भाजपा ने राजनीतिक मछली का चारा बना दिया है। यही हाल नायडू का है। नायडू को आंध्र में 9% के करीब मुस्लिम आबादी में से 72% मुस्लिम वोट मिलते हैं। वक्फ बिल के बाद ये पूरा वोट नायडू का अलग हो जाएगा। नायडू नीतीश से ज्यादा होशियार हैं और होश में भी हैं। इसीलिए दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि 24 घंटों के बाद नायडू कोई बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं। फैसला क्या होगा? क्या मोदी का साथ छोड़ देंगे? क्या वक्फ बिल पास कराने में मोदी के खिलाफ खड़े हो जाएंगे? क्या वॉकआउट कर देंगे? दोस्तों, एक बात और बता देती हूँ, 96, 98 और 99 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। तीसरी बार जब वो 99 में प्रधानमंत्री बने तो 2004 तक प्रधानमंत्री रहे। इस बीच 2002 में जब वो संघ के मुख्यालय बतौर प्रधानमंत्री गए तो संघ ने अटल बिहारी वाजपेयी को बड़ा आदेश सुनाया, लिहाजा लाल कृष्ण आडवाणी को डिप्टी पीएम बनाना पड़ा। तीसरे टर्म में जब अटल बिहारी वाजपेयी संघ के मुख्यालय गए तो शाइनिंग इंडिया का नारा खूब फेमस हुआ, लेकिन वो कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। तीसरा टर्म मोदी का भी चल रहा है। पिछले 12 सालों में मोदी कभी हिम्मत नहीं कर पाए कि वो संघ के मुख्यालय जा पाते। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी अपने तीसरे टर्म में आरएसएस मुख्यालय गए, उसके बाद कभी बतौर प्रधानमंत्री वहां नहीं जा पाए। तो क्या मोदी के साथ भी वैसा ही कुछ होने जा रहा है? दोस्तों, ये कहने के पीछे कई कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि मोदी 75+ होने जा रहे हैं। बीजेपी के नियम के मुताबिक 75 पार वाले राजनीति छोड़कर घर में बैठ जाते हैं, जिनको सभ्य भाषा में बीजेपी के भीतर मार्गदर्शक मंडल कहा जाता है। लेकिन मोदी सत्ता की लालसा से ओतप्रोत व्यक्ति हैं, तो वो सत्ता छोड़ देंगे, ये संभावनाएं थोड़ी कम है। मोदी पर सत्ता छोड़ने का दबाव बनेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। वैसे तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं हैं, लेकिन कभी विदेश में पत्रकारों के हत्थे चढ़ गए तो इस बारे में सवाल पूछा ही जाएगा। यह अलग बात है कि 75+ होने के बाद मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह विदेशी दौरे भी बंद कर दें।
दूसरा कारण यह है दोस्तों कि मोदी 75 साल के बाद भले जबरन प्रधानमंत्री बने रहें, लेकिन 2029 में वो 79-80 के करीब पहुंच जाएंगे। तब तो गद्दी छोड़नी ही पड़ेगी, भले ही वो लोगों को गुमराह करके चुनावों में ये कह लें कि ये उनका आखिरी चुनाव है इसलिए लोग उनको वोट दे दें, लेकिन प्रधानमंत्री वो 2029 में किसी सूरत में नहीं बन पाएंगे। वैसे तो भाजपा में मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी के अलावा कोई तीसरे टर्म तक पहुंचा ही नहीं। जनता का तेल भाजपा एक ही टर्म में निकाल देती है, लेकिन तीसरे टर्म के बाद और आरएसएस दफ्तर जाने के बाद भाजपा के प्रधानमंत्री की कुर्सी हिल जाती। अब दोस्तों सवाल यह है कि आरएसएस दफ्तर जाने के बाद बात क्या हुई? मोहन भागवत ने मोदी से क्या कुर्बानी मांगी? क्या सत्ता छोड़ने की बात हुई? तो दोस्तों जब अपनी चलती सत्ता के बीच में जैसे मोदी गए हैं, वैसे जब 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी संघ के दफ्तर गए तो संघ ने वाजपेयी को अपने साथ एक डिप्टी पीएम रखने का आदेश दिया था। 2002 में वाजपेयी को अपने साथ आडवाणी को डिप्टी पीएम रखना पड़ा था। दोस्तों अब सवाल यह है, तो क्या संघ ने इस बार मोदी के सामने योगी को डिप्टी पीएम बनाने का प्रस्ताव रखा है? योगी और शाह में से मोदी के साथ डिप्टी पीएम कौन बनेगा? वो कौन होगा जो मोदी की बढ़ती उम्र में मोदी का साथ देने के लिए मोदी की बगल वाली कुर्सी पर बैठेगा? आरएसएस दफ्तर जाने के बाद तीसरा टर्म 2004 में खत्म होते ही अटल बिहारी वाजपेयी जी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। तो क्या मोदी भी उसी राह पर हैं? परिस्थितियां कई इशारे दे रही हैं, जैसे मोदी की मजबूत स्थिति में होने के बावजूद आज तक भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष न घोषित होना। यह बताता है कि संघ का वचन ही भाजपा में शासन है। गद्दी पर बैठे भले ही मोदी हो, लेकिन डोर आज भी संघ के ही हाथ में है। संघ अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहता है, किसी संघी को संघ चाहता है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। संघ नड्डा पर जुआ खेल करके धोखा खा चुकी है। संघ ने नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष इसलिए बनाया था कि नड्डा संघ के व्यक्ति रहेंगे, लेकिन नड्डा गुजरात लॉबी से सट गए और संघ को बिना जरूरत की चीज बता डाला। अब संघ किसी अपने वफादार को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहता है, जो गुजरात लॉबी को नागवारा है। दोस्तों राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, राम माधवन, संजय जोशी जैसे कई नाम हैं। एक बात और है, संघ ने बड़े लंबे समय से भाजपा को प्रचारक देने भी बंद कर दिए हैं। संघ के दफ्तर मोदी हेडगेवार और गोलवलकर को याद करने के लिए नहीं गए थे। मोदी बहुत बुरे फंसे हैं, उसकी कार्ड खोजने के लिए वो नागपुर गए थे। ये बच्चा बच्चा जानता है। अब 2 तारीख को मालूम चलेगा कि भारत में राजनीति किस करवट बैठेगी, क्योंकि आज की तारीख में एनडीए के पास संसद में 293 सांसदों का समर्थन है, जिसमेमें नीतीश के 12 और नायडू के पास 16 सांसद हैं। अगर नीतीश के 12 और नायडू के 16 सांसद घटा दिए जाएं तो भाजपा 265 पर आ जाएगी। 265 बहुमत के आंकड़े से बहुत नीचे है। अगर केवल नायडू सरकार से अलग होते हैं तो भाजपा की बैसाखी हिल जाएगी, सरकार डामाडोल की स्थिति में खड़ी हो जाएगी। फिलहाल इंतजार 2 तारीख का है और ये देखने का है कि नायडू आखिर क्या करते हैं। नीतीश कुमार वक्फ बिल पर किस पाले में खड़े होते हैं? नीतीश और नायडू मोदी की सत्ता बचाते हैं या फिर अपने अपने राज्यों में अपनी सत्ता दांव पर लगाते हैं? अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।